ऑफ यू डियर स्टूडेंट, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करेंगे हमारा रोमांचक सफ़र। कल जो हमने पढ़ा था गेहूं का फर्स्ट पार्ट। उसमें मैंने गेहूं के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि बुक में ही मिसप्रिंट किया हुआ है और इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसका सुधार मैंने कर दिया है। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो उसके आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उसमें किस्मों के क्वेश्चन हैं, बीज दर के हैं, इसके अलावा जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, इसके अलावा कितने रोग होते हैं, कीट होते हैं, उपज, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो इससे पहले जो मैंने सॉल्व करवाया था, इससे पहले की जो क्रॉप थी वो क्रॉप थी धान की फसल, जिसको हम पेडी या राइस के नाम से भी जानते हैं। वो क्रॉप मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके दो पार्ट बनाए थे, दोनों के दोनों पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और गेहूं का भी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तीसरे नंबर की क्लास है और आज वाली जो क्लास है वो क्लास हमारी चौथे नंबर की क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया हो तो फिर शुरू करें हमारा रोमांचक सफ़र। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जो रोजाना की तरह होती है कि जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और जो स्टूडेंट पुराने हैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे ही क्लास खत्म हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि जो सुबह वाली क्लास होती है एग्रीकल्चर की, उसमें बच्चे बहुत कम आते हैं, तो थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमने सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेहूं की कौन सी किस्म लवणीय भूमि की है? गेहूं की कौन सी किस्म लवणीय भूमि की? इसका मतलब ये है कि निम्न में से कौन सी किस्म को लवणीय भूमि में उगाने पर भी उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और लवणों का उस किस्म पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है मेघदूत, बी है अर्जुन, सी है यूपी 11 यानी कि उत्तर प्रदेश 11 और डी है जोबनेर 6066 यानी 666। जवाब देना है लवणीय। लवणीय का मतलब क्या है कि ऐसी मृदाएं जिनमें लवणों की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में गेहूं की कौन सी किस्म उगानी चाहिए? मेघदूत, अर्जुन, यूपी 11 या जोबनेर 666। ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका जवाब? देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है जोबनेर 666 बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जोबनेर 666 किस्म जो होती है उस किस्म को, जोबनेर 666 किस्म को लवणीय क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अब जो जोबनेर 666 किस्म है वो कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से विकसित की गई है। ध्यान रखना, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से विकसित की गई है, इसलिए इसको जोबनेर नाम दिया गया है। जोबनेर 666 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इस बार आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कौन सी किस्म त्रिजीन है? त्रिजीन का मतलब जिसमें 3 जीनों का समावेश होता है, त्रिजीन किस्म कहलाती है। या त्रिजीन मोनी किस्म बताना है आपको, जैसे सिंगल जीन होती है, फिर डबल जीन होती है, फिर ट्रिपल जीन होती है, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए है सुजाता, बी है अर्जुन, सी है यूपी 11 और डी है हीरा। जवाब दीजिए, गेहूं की कौन सी किस्म त्रिजीन है? सुजाता, अर्जुन, यूपी 11 या हीरा? सुजाता, अर्जुन, यूपी 11 या हीरा? क्या होगा इसका जवाब? सुजाता, अर्जुन, यूपी 11 या हीरा? गेहूं की कौन सी किस्म त्रिजीन किस्म है? गेहूं की कौन सी किस्म त्रिजीन किस्म? सुजाता, अर्जुन, यूपी 11 या हीरा? जवाब देना है आपको। इसका क्या जवाब होगा? सुजाता, अर्जुन, यूपी 11 या हीरा? ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी। त्रिजीन किस्म की बात हो रही है, जिसने इसका जवाब दिया है हीरा, बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं की त्रिजीन किस्म है इसमें हीरा है, ऑप्शन डी। इसके अलावा भी और किस्में जैसे हीरा है, मोती है, जवान है, ज्योति है, लाल बहादुर है, ये सारी की सारी किस्में कहाँ पर कौन सी किस्में हैं? ये सारी की सारी त्रिजीन मोनी किस्में। ठीक है, समझ में आ गया? हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, लाल बहादुर, ये इसकी ट्रिक है। अगर आप पढ़ना चाहो या याद करना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, लाल बहादुर। ठीक है, ये तीनों ही ये पांचों की पांचों किस्में जो हैं वो त्रिजीन किस्में हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गेहूं लवणीय क्षेत्रों हेतु बीज दर प्रति हेक्टर है। मतलब गेहूं को लवणीय क्षेत्रों में उगाने के लिए बीज दर, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लवणीय क्षेत्रों हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो उस किस्म का मैंने नाम बताया था आपको, वो नाम भी आप कमेंट कर दीजिए, फिर इसके बाद में आगे बताऊँगा मैं। लवणीय क्षेत्र हेतु कौन सी किस्म है, गेहूं की लवणीय क्षेत्र हेतु किस्म कौन सी है, और फिर बीज दर बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। बीज दर का क्या जवाब होगा, बीज दर बताइए पहले। बीज दर का जवाब जिसने दिया है लवणीय क्षेत्र हेतु 125 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। 125 किलोग्राम जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की लवणीय क्षेत्रों में या फिर देरी से बुआई करने पर हमेशा बीज दर 25% ज़्यादा रखी जाती है, यानी कि 125 किलोग्राम। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको। देखिए क्या होता है, अगर आपको गेहूं की सामान्य बीज दर पूछी जाती है कि गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी होती है, तो सामान्य बीज दर का आपको जवाब देना है 100 किलोग्राम। कितनी, क्या जवाब दोगे, सामान्य बीज दर का जवाब दोगे 100 किलोग्राम, ठीक है। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि देरी से बुआई के लिए या लवणीय क्षेत्रों के लिए, तो बीज दर को 25% हमेशा क्या करना है, बढ़ा देना है। तो लवणीय क्षेत्रों के लिए, देरी से बुआई के लिए या फिर असिंचित क्षेत्रों के लिए, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए, तो हमेशा इन तीनों ही कंडीशन में आपको बीज दर को बढ़ा देना है। कितने परसेंट, 25% बढ़ा देना है। तो जैसे सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम है तो 25% आपने बढ़ा दी, तो गेहूं 100 का 25% होता है 25%, तो 25 होता है, तो 25 इसमें इंक्लूड कर देंगे तो 125 हो जाएंगे, ठीक है। अब देरी से बुआई के लिए भी 125, लवणीय क्षेत्रों के लिए भी 125 और असिंचित क्षेत्रों के लिए भी 125 किलोग्राम इसकी बीज दर रखी जाती है, और सामान्य में 100 किलोग्राम। समझ में आ गया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आता है जेट के अंदर। जब मैंने एग्जाम दिया था तब गेहूं की सामान्य बीज दर पूछी थी, सामान्य बीज दर जिसका जवाब था 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के संबंध में सही कथन है। गेहूं के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए है शीतोष्ण, बी दीर्घ प्रकाशपेक्षी, सी C3 पादप और डी उपरोक्त सभी। गेहूं के संबंध में सही कथन कौन सा है, जवाब देना है आपको। गेहूं के संबंध में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है शीतोष्ण, बी है दीर्घ प्रकाशपेक्षी, सी है C3 पादप और डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए गेहूं क्या होता है, गेहूं एक शीतोष्ण फसल है। शीतोष्ण फसल का मतलब ये है कि उसको शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दीर्घ प्रकाशपेक्षी पौधा है, इसके अलावा C3 पादप है, तो ये तीनों के तीनों इसी के गुण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गेहूं को किस मौसम में उगाया जाता है, गेहूं को हमेशा रबी की फसल है ये, और रबी के मौसम में इसको उगाया जाता है। इज दैट क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है, सर्दियों के आसपास होता है रबी का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की फसल की जल मांग। गेहूं की फसल की जल मांग बतानी है आपको, कितनी होती है, जल मांग बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है 450 से 650, बी है 800 से 900, सी है 1100 से 1300 और डी है 2200 मिलीमीटर। गेहूं की फसल की जल मांग, गेहूं की फसल की जल मांग बतानी है, ए बी सी डी। 450 से 650 मिलीमीटर, 800 से 900 मिलीमीटर, 1100 से 1300 मिलीमीटर या 2200 मिलीमीटर। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो जल मांग होती है वो होती है 450 से 650 मिलीमीटर। 450 से 650 मिलीमीटर गेहूं की जल मांग कितनी होगी, गेहूं की जल मांग होगी 450 से 650 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, गेहूं की पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था, गेहूं की पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 21 दिन, बी है 41 दिन, सी है 61 दिन और डी है 81 दिन। जवाब देना है गेहूं की पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था। जिसको सिंचाई क्रांतिक अवस्था अभी तक नहीं पता है उनको भी मैं बता दूंगा क्रांतिक अवस्था क्या होती है। ऑप्शन पहले इसका जवाब दीजिए 21 दिन, 41 दिन, 61 दिन, 81 दिन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 81 दिन बिल्कुल सही जवाब, 21 दिन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए गेहूं की पहली सिंचाई क्रांतिक अवस्था या इसके बारे में जितनी भी जानकारी मैं सारी की सारी आपको दे देता हूं। सिंचाई क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी पादप की सिंचाई क्रांतिक अवस्था से संबंध इस प्रकार से है कि उस कंडीशन में अगर उसको जल उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वो पौधा बिल्कुल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो जो गेहूं में ये स्थिति आती है, गेहूं में ये स्थिति 21 दिन पर आती है। कितने दिनों बाद आती है, बुआई के 21 दिन बाद आती है। और इस 21 दिन की अवस्था को हम दो और अन्य नामों से जानते हैं। एक होता है शीर्ष जड़ फुटान के नाम से और
इसी को हम CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया आपको? तो क्राउन रूट इनिशिएशन या सीड्स जड़ फुटान, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है। तो गेहूं की पहली सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाएगी? गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद शीर्ष जड़ फुटान के समय या CRI स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, उस समय उसको सिंचाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर टोटल सिंचाई की बात आपसे पूछ ली जाए कि गेहूं में कुल कितनी सिंचाई करते हैं, तो गेहूं में कुल 6 सिंचाई करते हैं। कितनी करते हैं? 6 सिंचाई करते हैं। ये सवाल भी पीछे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की कटाई के समय नमी की मात्रा। जब गेहूं की हम कटाई करते हैं तो उस समय कितनी नमी होनी चाहिए, नमी की मात्रा बतानी है। गेहूं की कटाई करते समय नमी की देखिए, जब भी आपको किसी भी फसल के बारे में कटाई में नमी की मात्रा पूछेगा तो उसके दानों की बात कर रहा है कि यानी कि जो कटाई करते समय उसमें जो दाने हैं उन दानों के अंदर नमी की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तब इसकी कटाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर नमी की मात्रा कम होगी तो कम होने पर क्या होगा, नमी की मतलब ज़्यादा ही कम मात्रा होगी तो उस कंडीशन में जो आपका दाना होगा वो कट जाएगा, और बहुत अधिक मात्रा होगी नमी की तो भी दाना आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो इसकी जो मीडियम मात्रा, जो एक निर्धारित मात्रा है वो मात्रा होनी चाहिए। उस समय क्या होता है कि जब थ्रेसिंग हम प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान दानों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है, ठीक है। इसीलिए एक निश्चित नमी ही रखी जाती है, निश्चित नमी पर ही हार्वेस्टिंग या कटाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 40%। क्या होगा इसका जवाब? गेहूं की कटाई के समय नमी की मात्रा। जिसने इसका जवाब दिया है 20%, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम कटाई करते हैं तो कटाई के बाद में भी कुछ दिनों तक फसल को हम सुखाते हैं। कटाई के बाद में भी कुछ दिनों तक हम फसल को सुखाते हैं। फसल जब सूख जाती है और उसमें जो दानों का अनुपात, दानों में नमी का जो अनुपात होता है वो बिल्कुल थ्रेसिंग के लायक हो जाता है, तो उस कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। क्योंकि अत्यधिक गीली रहेगी तो बीज जो दाना है वो उसके हस्क से या छिलके से बाहर नहीं आएगा, और अत्यधिक सूखी रहेगी तो दाने के कटने छटने का भी डर रहता है, दाना के टूटने का भी डर रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दानों में नमी की मात्रा का निर्धारण करके फिर हार्वेस्टिंग, कटाई हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था है। अब मैंने पहले बता चुका हूं मैं क्या है गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए है CRI, दूसरा है शीर्ष जड़ फुटान, सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था CRI शीर्ष जड़ फुटान, ए और बी दोनों। क्राउन रूट इनिशिएशन शीर्ष जड़ फुटान, ए और बी दोनों। ABCD क्या होगा इसका जवाब? गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था, गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था बताना है CRI शीर्ष जड़ फुटान, या ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी होगी? गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था होगी CRI, जिसको हम हिंदी में शीर्ष जड़ फुटान के नाम से भी जानते हैं। 21 दिन की अवस्था पर ये अवस्था आती है, 21 दिन बाद ये अवस्था आती है। इसको क्राउन रूट इनिशिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। इसमें ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्राउन रूट इनिशिएशन के समय कितनी पत्तियाँ होती हैं, तो 2 से 3 पत्तियाँ होती हैं, ये सवाल भी आता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई होती है। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई होती है। जवाब देना है आपको, गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई अवस्था होती है? 2 4 6 8 ABCD, 2 4 6 8 ABCD, 8 6 4 2 या DCBA। क्या होगा इसका जवाब? गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई अवस्थाएं होती हैं? गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई अवस्थाएं होती हैं? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की फसल में कुल कितनी सिंचाई अवस्थाएं होती हैं? गेहूं की फसल में 6 सिंचाई अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 सिंचाई अवस्थाएं होती हैं, या इरिगेशन 6 बार किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करते हैं? ध्यान से देखिए कि गेहूं में जो होता है वो दीमक का बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रकोप होता है। गेहूं में दीमक का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए, दीमक मतलब आप सब लोग जानते हो ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, और इसको टर्माइट के नाम से भी जानते हैं। तो ओडेंटोटर्मिस ओबेसस ये इसका जूलॉजिकल नेम है। ये नेम भी बहुत बार पूछा जाता है कि दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओडेंटोटर्मिस ओबेसस इसका नाम है, ठीक है। और इसको टर्माइट के नाम से भी जाना जाता है, और गेहूं की फसल का एक हानिकारक कीट है। समझ में आ गया आपको?
अब यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए है इसके दीमक के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोपाइरीफास, ऑप्शन नंबर बी है एंडोसल्फोन, सी है कैप्टान और डी है थीराम। जवाब देना है क्लोरोपाइरीफास, एंडोसल्फोन, कैप्टान, थीराम। क्या होगा इसका जवाब? गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करें? गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? क्लोरोपाइरीफास, एंडोसल्फोन, कैप्टान और थीराम। क्लोरोपाइरीफास, एंडोसल्फोन, कैप्टान या थीराम गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए। जिसने इसका जवाब दिया है गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव किया जाता है। गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव करते हैं? क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करते हैं। बहुत ही खतरनाक सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर एक क्वेश्चन इसमें एक नीचे एक वर्ड और दिया गया है एंडोसल्फान। तो एंडोसल्फान के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो गेहूं की HD 2009 उस किस्म का दूसरा नाम है अर्जुन, वो किस्म उस किस्म के अंदर हम एंडोसल्फान नहीं डालते हैं और वैसे भी एंडोसल्फान को अभी क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है। अब एंडोसल्फान नाम की दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है गेहूं की बीज की गहराई, मतलब जब गेहूं की बुआई की जाती है तो उसका बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? गेहूं की बुआई की जाती है तो बीज कितनी गहराई पर बोया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 से 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3 से 4 सेंटीमीटर, सी है 4 से 5 सेंटीमीटर और डी है 6 से 7 सेंटीमीटर। गेहूं की बीज की गहराई, गेहूं की बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर। ABCD। गेहूं की बीज की गहराई, जवाब देना है आपको। गेहूं की बीज की गहराई कितनी होती है? 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर या 6 से 7 सेंटीमीटर। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है गेहूं की बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल बहुत ही खतरनाक है और बार बार पूछा जाता है। इनफैक्ट ये तो सुपरवाइजर के एग्जाम और AAO के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि बिल्कुल सवाल बिल्कुल बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं की बीज की गहराई अगर आपसे पूछी जाए कि गेहूं की बुआई करते समय बीज की गहराई कितनी रखते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। गेहूं की बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। ऑप्शन नंबर ए है हिरणखुरी, बी है मोथा, सी है गुल्ली डंडा और डी है कासनी। गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार है। खरपतवार बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हिरणखुरी, बी मोथा, सी गुल्ली डंडा और डी कासनी। गेहूं का प्रमुख खरपतवार हिरणखुरी, मोथा, गुल्ली डंडा या कासनी। क्या होगा इसका जवाब? गेहूं का प्रमुख खरपतवार हिरणखुरी, मोथा, गुल्ली डंडा या कासनी। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला दिया है गुल्ली डंडा, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? गेहूं का प्रमुख खरपतवार गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। गेहूं का प्रमुख खरपतवार गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं का गुल्ली डंडा जो खरपतवार है वो मुख्य रूप से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है इतना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। पूरी क्लास अटेंड करोगे तो एक बार में ही आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले आधी देखोगे, फिर बाद में आधी देखोगे। पहले आधी देख ली, उसको भूल गए, फिर आधी देखी, वो आधी याद रही, फिर आधी वापस से भूल गए। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक क्लास को एक बार में ही पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कौन सी सिंगल जीन किस्म है? गेहूं की कौन सी सिंगल जीन किस्म है? सिंगल जीन किस्म बताना है आपको। सिंगल जीन किस्म ऑप्शन नंबर ए है सोनारा 64, बी है अर्जुन, सी है राज 102 और डी है सोनालिका। गेहूं की कौन सी किस्म सोनारा 64, अर्जुन, राज 102 या सोनालिका सिंगल जीन है? कौन सी सिंगल जीन है? जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका गलत है और जिसने डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो सोनालिका किस्म है और सोनालिका के अलावा एक होती है UP11 जो मैंने पहले बताया था, एक होती है सुजाता। ये सारी की सारी किस्में सिंगल जीन किस्मों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, सोनालिका, UP11 और सुजाता। सोनालिका, UP11 और सुजाता, ये सारी की सारी जो किस्में हैं ये एक जीन किस्में हैं, सिंगल जीन किस्में हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरवाइजर का जब पहली बार एग्जाम हुआ था सन 2011 के अंदर, तो उस समय यह सवाल आया था कि निम्न में से कौन सी
द्विजीन बोनी किस्म है, गेहूं की कौन सी द्विजीन बोनी किस्म है। तो द्विजीन उस समय पूछा गया, उसके बाद में भी एक दो बार ये सवाल वापस से आया, अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आया, और जेट ICAR BHU में तो ये लगभग आता ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंगल जीन किस्म है सोनालिका। आपको यहाँ पर तो सिर्फ आपको मैंने आइडिया दिया है, बाकी आपको सारी की सारी किस्में वहाँ पर आपके जो किताब है, बुक है थ्योरी वाली, उसमें आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टर। अब ये सवाल जेट 2012 के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये सवाल आया था, सेम ऐसे के ऐसे ये सवाल आया था कि गेहूं की बीज दर प्रति हेक्टर है। अब प्रति हेक्टर बीज दर पूछा है, मतलब ये आपको सामान्य बीज दर पूछ रहा है, ना तो आपको ये लवणीय क्षेत्रों के लिए पूछ रहा है, ना आपको क्षारीय के लिए पूछ रहा है, ना आपको देरी से बुआई के लिए पूछ रहा है। ये आपको सामान्य बीज दर पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि ये आपसे सामान्य बीज दर पूछ रहा है। अगर आपको स्पेशल किसी का नाम नहीं दिया हो और सीधी बीज दर पूछी जाती है तो इसका मतलब यही है कि सामान्य बीज दर आपको जवाब देना है। लेकिन अगर आपको लवणीय, क्षारीय या देरी से बुआई के लिए पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो एग्जिट आंसर है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं की जो बीज दर है वो कितनी हो जाएगी 100 किलोग्राम। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की बीज दर कितनी होती है, गेहूं की बीज दर या सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम होती है। गेहूं की बीज दर या सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम होती है। समझ में आ गया आपको। तो गेहूं की बीज दर कितनी होगी 100 किलोग्राम। अगर आपसे इसी बीज दर को आपसे पूछ लिया जाए कि देरी से बुआई के लिए बोनी है या देरी से बुआई के अलावा आपको देरी से बुआई के लिए बोनी है, लवणीय क्षेत्र के लिए बोनी है या क्षारीय क्षेत्र के लिए बोनी है, तो इसमें क्या कर दोगे आप 25% बीज दर को ऐड कर दोगे। तो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो 100 + 25 = 125। तो बीज दर कितनी होगी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। समझ में आ गया आपको। 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर में क्या हो जाएगा आपका लवणीय भी आ जाएगा, क्षारीय भी आ जाएगा और देरी से बुआई भी आ जाएगा और सिंचित असिंचित क्षेत्र भी आ जाएगा। क्लियर है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह पर क्लियर करवा दिए जाएंगे और उसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का मन हो। रोज़ मैं देखता हूँ सुबह वाली जो ये वाली क्लास होती है इसमें कभी 35 बच्चे जुड़ते हैं, कभी 40 बच्चे जुड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना सहयोग दिखाइए ताकि हमें भी क्लास लेने में मज़ा आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है गेहूं की फसल ज्यामिति है। गेहूं की फसल ज्यामिति है। फसल ज्यामिति का मतलब होता है पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। जब हम किसी भी पौधे को या फल वृक्ष को या सब्जी को उगाते हैं तो उसकी जो ज्यामिति होती है उस ज्यामिति का मतलब होता है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाएगी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाएगी। तो उसी को हम L/P के नाम से, फसल ज्यामिति के नाम से या उसकी लंबाई चौड़ाई के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गेहूं की फसल ज्यामिति। तो ऑप्शन नंबर ए है 12.5 सेंटीमीटर, बी है 22.5 सेंटीमीटर, सी है 29.5 सेंटीमीटर और डी है 32.5 सेंटीमीटर। जवाब देना है कि गेहूं की फसल ज्यामिति है। गेहूं की फसल ज्यामिति ABCD 12.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 29.5 सेंटीमीटर या 32.5 सेंटीमीटर। जवाब देना है आपको गेहूं की फसल ज्यामिति। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 22.5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है? गेहूं की फसल ज्यामिति 22.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये बिल्कुल फिक्स है 22.5 सेंटीमीटर। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि गेहूं की फसल ज्यामिति कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर गेहूं की फसल ज्यामिति होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करते हैं? गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करते हैं? अब देखिए पहले तो रोली रोग को समझिए, फिर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए गेहूं जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का रोग लगता है और ये रोग होता है रोली रोग। अब इस रोग के भी प्रकार अलग अलग होते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पीली रोली, एक होता है काली रोली और एक होता है भूरी रोली। अब इन तीनों का भी जो रोग कारक है वो अलग अलग है। जो अगर पीली रोली होगी तो पीली रोली का होता है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अगर काली रोली होगी तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटसाई और अगर भूरी रोली होगी तो उसका होगा पक्सीनिया रिकांडिटा। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है। वो आपसे कैसे पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि गेहूं में पीली रोली रोग
पीली रोली रोग का रोग कारक कौन सा है? तो पीली रोली रोग का रोग कारक कौन सा है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। क्या है? पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अगर काली का पूछेगा तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई। अगर पीली का भूरी का पूछेगा तो पक्सीनिया रिकांडिटा। ठीक है, तो तीनों ही रोली तो एक ही प्रकार की है, लेकिन इनका तीनों का जो रोग कारक है वो अलग अलग है। अब रोली का मतलब क्या होता है? रोली का मतलब ये होता है कि उन गेहूं के उन पौधों पर विशेष प्रकार के पाउडर नुमा धब्बे दिखाई देना। जैसे अब काली रोली है तो काली रोली में क्या होगा? काले धब्बे बन जाएंगे। भूरी रोली है तो भूरी रोली में क्या होगा? पौधे पर भूरे कलर के धब्बे बन जाएंगे। पीली रोली में पीले कलर के धब्बे बन जाएंगे। और उन धब्बों के अंदर किसका स्पोर होंगे या कवक जो होते हैं, उन कवक के स्पोर या बीज या उनके छोटे बच्चे वो उनमें उपस्थित होते हैं, जो रोग को आगे फैलाते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी जो उपज होती है वो घट जाती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक सवाल और है, इस सवाल का जवाब देना है कि गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेनकोजेब, बी एंडोसल्फोन, सी कैप्टान और डी थीराम। और जवाब देना है आपको ए बी सी डी में से। क्या होगा इसका जवाब? ए बी सी डी। गेहूं में रोली रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करते हैं? मेनकोजेब, एंडोसल्फोन, कैप्टान, थीराम। अब देखिए एंडोसल्फोन बैन हो चुकी है, आप सब लोगों को पता है। फिर दूसरा है कैप्टान और थीराम। तो कैप्टान और थीराम ये तो एक विशेष प्रकार के बीज उपचार रसायन है। कवक को नष्ट करने वाले बीज के ऊपर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर जो कवक होती है उसको नष्ट करने के लिए कैप्टान और थायरम नामक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीजोपचार वाले रसायन है। ठीक है, फिर लास्ट में बचा आपका मेनकोजेब। तो पत्तियों से संबंधित, ध्यान से पढ़ना है आपको, सुनना है, पत्तियों से संबंधित जितने भी धब्बे, पत्तियों के ऊपर जितने भी धब्बे बनते हैं या उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनमें हमेशा मेनकोजेब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि सपोज डेट कोई सा भी रोग है, मूंगफली का पत्ती धब्बा रोग, ठीक है, तो पत्ती धब्बा रोग जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर पत्ती धब्बा रोग में हमेशा मेनकोजेब दवाई का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? मेनकोजेब दवाई का इस्तेमाल करेंगे। ये मेनकोजेब दवाई जो होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पत्तियों से रिलेटेड। ठीक है, एक चीज़ और बता दूंगा आपको कि जो भूरी रोली होती है, भूरी रोली, उस भूरी रोली को हम UG99 नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? UG99 रोली के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UG99 रोली का रोग कारक कौन है, तो UG99 दैट मीन्स भूरी रोली, और भूरी रोली का रोग कारक होता है पक्सीनिया रिकांडिटा। तो इस प्रकार से ही आपसे सवाल घुमा कर पूछेगा। वो सवाल तो आपको आ रहा होगा, पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अगर छोटी सी जानकारी आपने मिस कर दी तो आप एक पूरा का पूरा सवाल खो सकते हो। इसीलिए जितना मिले, जहाँ से मिले पढ़ लो। ठीक है, तैयारी को कंटिन्यू रखो, एग्जाम जरूर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गेहूं की कौन सी किस्म HD 2009 है? यानी कि इनमें से नीचे जो किस्म दी गई है सुजाता, अर्जुन, UP11 और हीरा, इनमें से किस किस्म को HD 2009 के नाम से भी जाना जाता है? जवाब देना है, इनमें से कौन सी किस्म को HD 2009 के नाम से भी जाना जाता है? सुजाता, अर्जुन, UP11 और हीरा। सुजाता, अर्जुन, UP11 और हीरा। क्या होगा इसका जवाब? गेहूं की कौन सी किस्म HD 2009 के नाम से जानी जाती है? सुजाता, अर्जुन, UP11 और हीरा। ABCD। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो HD 2009 किस्म है उसको हम अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। HD 2009 जो किस्म है उसको अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और इस किस्म में हमेशा क्या करते हैं? एंडोसल्फान का छिड़काव नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे ही आप इस खेत में एंडोसल्फान का छिड़काव करते हो तो जो HD 2009 किस्म के जो पौधे होते हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे भी एंडोसल्फान बैन हो चुका है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये सवाल अभी तक बैन नहीं हुआ है। ये सवाल अभी तक भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं की HD 2009 या अर्जुन किस्म किस रसायन के प्रति संवेदनशील है? तो उसका जवाब आपको देना है एंडोसल्फान। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं की कौन सी किस्म मार्कोनी गेहूं की है? यानी कि आप सब लोगों को पता होगा कि गेहूं कितने प्रकार का होता है। टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम मार्कोनी, टिटिकम एस्टिवम,
ट्रिटिकम स्पाइकोकम 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है मोस्टली। और उनमें से भी जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है उसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम को हम किस नाम से जानते हैं? चपाती वाला या रोटी वाला गेहूं के नाम से भी जानते हैं। ये षष्ठ गुणित होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, और इसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम, किसके नाम से? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, उसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मार्कोनी गेहूँ, अब मार्कोनी गेहूँ को ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी गेहूँ की कौन सी किस्म मार्कोनी गेहूँ की? ऑप्शन नंबर ए है मेघदूत, बी है अर्जुन, सी है UP11 और डी है हीरा। जवाब देना है आपको ABCD। गेहूं की कौन सी किस्म मार्कोनी गेहूं की है? गेहूं की कौन सी किस्म मार्कोनी गेहूं की है? मेघदूत, अर्जुन, UP11 या हीरा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की मार्कोनी गेहूं की जो किस्म है वो है मेघदूत, यानी कि गेहूं की मार्कोनी किस्म जो है, मतलब मार्कोनी गेहूं की जो किस्म है उसको वो है मेघदूत, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले मेघदूत कौन सी गेहूं की किस्म है, तो मार्कोनी गेहूं की किस्म है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है गेहूं का कैंसर कौन सा रोग कहलाता है? गेहूं का कैंसर। अब जवाब देना है कि गेहूं का कैंसर कौन सा रोग कहलाता है? गेहूं का कैंसर कौन सा रोग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है रोली, बी है करनाल बंट, सी है लूस मट और डी है कंडवा रोग। जवाब देना है आपको, गेहूं का कैंसर कौन सा रोग कहलाता है? रोली, करनाल बंट, लूज स्मट या कंडवा रोग। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला करनाल बंट बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं का कैंसर कौन कहलाता है? गेहूं का कैंसर करनाल बंट कहलाता है। गेहूं का कैंसर करनाल बंट कहलाता है। करनाल बंट जो रोग है उसको गेहूं का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए करनाल बंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो करनाल बंट रोग कहाँ पर खोजा गया था? करनाल बंट रोग खोजा गया था हरियाणा के करनाल क्षेत्र में। कहाँ पर खोजा गया था? हरियाणा के करनाल क्षेत्र में करनाल बंट रोग खोजा गया था। क्लियर है इतना? फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसको 1930 में मित्रा नामक वैज्ञानिक और उसके सहयोगियों ने मित्रा और उसके सहयोगी जो थे वो रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने करनाल बंट रोग को खोजा था। समझ में आ गया आपको? करनाल बंट रोग को खोजा था। ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी। अब इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि ये किससे होता है? तो इसका जवाब आपको देना है, यह एक कवक जनित रोग है। कौन सा रोग है? एक कवक जनित रोग है और उस कवक का नाम है नेवोशिया इंडिका। क्या नाम है? उस कवक का नाम है नेवोशिया इंडिका। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि गेहूं का करनाल बंट रोग किससे होता है, तो कभी तो पूछा जाएगा कि रोग कारक का नाम, तो उसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो नेवोशिया इंडिका बताना है। कभी कभी वो आपसे सिर्फ रोग कारक ही पूछेगा कि कवक है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, तो उसमें आपको जवाब देना है कवक। तो जो करनाल बंट है वो एक कवक जनित रोग है। कवक का नाम नेवोशिया इंडिका है। करनाल में इसको खोजा था मित्रा व उसके साथियों ने। अगर इसकी बात करें कि इस पौधे में किस प्रकार की गंध आती है, तो ट्राइमिथाइल एमीन नाम की गंध आती है। ट्राइमिथाइल एमीन जैसी गंध आती है, यानी कि जो करनाल बंट से ग्रसित पौधा है उस पौधे में ट्राइमिथाइल एमीन जैसी गंध आती है। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देख लेना आप। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि जो सामान्य चपाती वाला गेहूं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है द्विगुणित, बी है त्रिगुणित, सी है चतुर्थ गुणित और डी है षष्ठ गुणित। जवाब देना है ट्रिटिकम एस्टिवम है द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित या षष्ठ गुणित। ट्रिटिकम एस्टिवम द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित या षष्ठ गुणित। ABCD क्या होगा इसका जवाब? ट्रिटिकम एस्टिवम द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुणित या षष्ठ गुणित। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम षष्ठ गुणित माना जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है? षष्ठ गुणित होता है। हेक्साप्लॉइड भी इसको कह सकते हैं। षष्ठ गुणित होता है, हेक्साप्लॉइड भी इसको कहा जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की कौन सी किस्म 2,4-D के प्रति संवेदनशील है? क्वेश्चन ये भी बताना है आपको, गेहूं की कौन सी किस्म 2,4-D के प्रति संवेदनशील है। जवाब देना है आपको 2,4-D के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर सुजाता, अर्जुन, UP11 और हीरा। अब देखिए जब मैंने बताया था तो समझाया था आपको, तो मैंने 2,4-D की जगह शायद एंडोसल्फोन नाम लिया था, तो उसका नाम एंडोसल्फोन नहीं है, उसका नाम 2,4-D क्या है? उसका नाम 2,4-D है। तो अब आपको जवाब देना है कि गेहूं की कौन सी किस्म 2,4-D के प्रति संवेदनशील है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला अर्जुन बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की जो अर्जुन किस्म है जिसको HD 2009 के नाम से जाना जाता है, यह किस्म क्या है?
2,4-D के प्रति संवेदनशील है। किसके प्रति संवेदनशील है? 2,4-D के प्रति संवेदनशील है। ध्यान रखना एंडोसल्फोन नहीं है, 2,4-D है। मिसप्रिंट हो गया था मेरे दिमाग में, थोड़ा सा मिसलीड हो गया था मैं। ध्यान रखना गेहूं की कौन सी किस्म 2,4-D के प्रति संवेदनशील है? 2,4-D दैट मीन्स अर्जुन, जिसको HD 2009 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना? तो अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन है? गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन बोनी किस्म बताना है आपको। कौन सी किस्म द्विजीन है? ऑप्शन नंबर ए है सुजाता, बी है अर्जुन, सी है UP11 और डी है सोनालिका। गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन है? सुजाता, अर्जुन, UP11 और सोनालिका। जवाब देना है गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन है? सुजाता, अर्जुन, UP11 और सोनालिका। ABCD। गेहूं की कौन सी किस्म द्विजीन है? देखिए द्विजीन का जिसने नाम दिया है, जिसने जवाब दिया है द्विजीन का, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन बिल्कुल सही जवाब है। अर्जुन को हम HD 2009 के नाम से भी जानते हैं और यह द्विजीन बोनी किस्म है। कौन सी है? द्विजीन बोनी किस्म है गेहूं की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेहूं की द्विजीन बोनी किस्म कौन सी है, तो गेहूं की द्विजीन बोनी किस्म है अर्जुन HD 2009। इसके अलावा भी किस्में हैं, बहुत सारी हैं, जैसे राज 102 है, सोनारा 64 है। ये भी क्या है? ये भी द्विजीन बोनी किस्म है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाता है कि HD 2009 किस प्रकार की किस्म है या अर्जुन किस प्रकार की किस्म है, तो द्विजीन किस्म है। ठीक है। सोनालिका और UP11 और सुजाता, सोनालिका, UP11 और सुजाता ये कौन सी है? ये एक जीन किस्म है। सोनालिका, UP11 और सुजाता ये एक जीन किस्म है और अर्जुन द्विजीन किस्म है। समझ में आ गया आपको? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे, मैं पहले कह देता हूँ आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आपको अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है गेहूं की उपज प्रति हेक्टर। गेहूं की उपज प्रति हेक्टर कितनी होती है? इसका जवाब देना है। गेहूं की उपज प्रति हेक्टर, ऑप्शन नंबर ए है 10 क्विंटल, बी है 20 क्विंटल, सी है 30 क्विंटल और डी है 40 क्विंटल। जवाब दीजिए। गेहूं की उपज प्रति हेक्टर 10, 20, 30, 40 क्विंटल। क्विंटल में 0 हटा दो, टन हो जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है 40 क्विंटल, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की प्रति हेक्टर उपज कितनी होगी? गेहूं की प्रति हेक्टर उपज होगी 40 क्विंटल। कितनी होगी? 40 क्विंटल उपज हो जाएगी। ठीक है, गेहूं की प्रति हेक्टर उपज 40 क्विंटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, गेहूं का करनाल बंट रोग होता है। मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो गेहूं का करनाल बंट रोग होता है कवक से, शैवाल से, जीवाणु से या माइकोप्लाज्मा से। गेहूं का करनाल बंट रोग होता है कवक से, शैवाल से, जीवाणु से या माइकोप्लाज्मा से। गेहूं का करनाल बंट कवक, शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। अब जिसने इसका जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं का करनाल बंट रोग होता है वो कवक जनित रोग है। उस कवक का नाम है नेवोशिया इंडिका। इसको सबसे पहले 1930 में मित्रा और उनके सहयोगियों ने खोजा था। इस खेत में ट्राइमिथाइल एमीन की गंध आती है। समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है हमारा, गेहूं की फसल हेतु NPK अनुपात होता है। NPK अनुपात मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात बताना है आपको। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए है 80-60-40, ऑप्शन नंबर बी है 100-80-60, सी है 110-100-80 और ऑप्शन नंबर डी है 120-60-40। मतलब NPK रेशो बताना है आपको। गेहूं की फसल का कितनी नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितनी पोटेशियम डालेंगे। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला 120:60:40, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की फसल हेतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात रखते हैं 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आधी मात्रा तो बुआई के समय डाली जाती है और आधी शेष बची हुई आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में विभाजित करके 1-1 महीने के अंतराल से छिड़काव किया जाता है। समझ में आ गया आपको? वापस से बता देता हूँ। नाइट्रोजन की देखिए आधी मात्रा का इस्तेमाल बुआई के समय करते हैं और जो आधी मात्रा बच जाती है उसको 2 बराबर भागों में बांट के 20-20 दिन के अंतराल से या 1-1 महीने के अंतराल से खेत में छिड़काव किया जाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इतना ही करेंगे आज। कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक पूरा का पूरा। मैंने गेहूं के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करवा दिए जो इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस है। थैंक यू।